नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दुर्ना मैथ सिलेक्शन नंबर 32 जो कि VVI केमिस्ट्री पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। करीब करीब उसमें मैंने आपको 30+ क्वेश्चंस करवाए थे और ये पार्ट 2 है जिसमें पूरा केमिस्ट्री को खत्म कर दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव के लिए केवल आप इतना अगर देख लेते हैं तो इसी में से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इसमें सब चीज कराया जा रहा है आपको। तो ये दुर्ना बैच का लेक्चर नंबर 32 है, पार्ट 2 है, सब्जेक्टिव केमिस्ट्री है। VVI क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। और पार्ट 1 में हमने देखा था कि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में भी हमने देखा था, लीगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 34, मतलब मैंने आपको 34 क्वेश्चन टोटल करवा दिया है। इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ रहा है। तो डीएनए में ऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्रायः द्विसिंपल होता है, आरएनए प्रायः एकल समूल होता है। डीएनए मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। इनमें नाइट्रोजनी बेस थाइमिन पाए जाते हैं, इनमें नाइट्रोजनी बेस यूरासिल पाए जाते हैं। विटामिन सब क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण करें। विटामिन वे जो जैव अणु मतलब बायोमोलिक्यूल्स जिसकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता सामान्य उपापचय क्रियाओं तथा वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए मनुष्य तथा जंतुओं को होती है, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील, मतलब वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी एडेक ADEK कहा जाता है, जो कि वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। और जो वाटर इनसोल्यूबल होता है वो वसा में घुलनशील मतलब फैट सोल्यूबल होता है। क्वेश्चन नंबर 37, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर स्पष्ट करें। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, और ये गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं। इसका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण से होता है, इसका निर्माण संघनन बहुलीकरण से होता है। ये कम भंगुर होते हैं या अधिक भंगुर होते हैं। इसकी सामान्यतः रेखीय संरचना होती है, इसकी त्रिविमीय संरचना होती है। निम्नलिखित पॉलीमरों के एकलक मतलब मोनोमर का नाम लिखना है। यहाँ पर पॉलीमर दिया हुआ है, PVC का होता है विनाइल क्लोराइड, स्टाइरिन का होता है स्टाइरिन, पॉलिस्टर का स्टाइरिन होता है, तो नहीं लिखा है तो ब्यूनाइस फॉर्मूला लिख दिया एक मिनट, ब्यूनाइन है। अब PAN पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का होता है एक्रिलोनाइट्राइल, PMMA का होता है मिथाइल मेथाक्राइलेट, डेक्रॉन का होता है इथाइल अल्कोहल तथा टेरिथाइलिक एसिड, नाइलॉन का होता है नाइलॉन 6 का होता है कैप्रोलेक्टम, बेकेलेट का होता है फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड, नाइलॉन 6,6 का होता है हेक्साइथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक एसिड, ग्लिप्टोल का होता है एथिलीन ग्लाइकोल तथा थैलिक एसिड। ये स्टूडियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्टूडियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये ध्रुवन करता वहां पर पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा कंसेप्ट लगता है, इसलिए मैं किरलिटी पढ़ रहा हूँ। कायरल कार्बन आपको पता होगा कि जिसका चारों वैलेंसी अलग अलग होता है उसको कायरल कार्बन कहा जाता है। तो ध्रुवन समन्वय मतलब ये आइसोमेरिज्म का भी क्वेश्चन है, वहां से स्टूडियो केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। बाकी ये कीरल है, जैसे कि लैक्टिक एसिड में भी कायरल कार्बन का संख्या 1 होता है, बस यही आपसे पूछा जा रहा है। ग्लूकोज में 4 होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर बताना है। एल्डिहाइड का अगर आप चेन मतलब रिडक्शन करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, इसको रिडक्शन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ये टॉलरेंस रिएजेंट देती है और ये टॉलरेंस रिएजेंट नहीं देती है, ये आराम से पॉलीमराइज हो जाती है, पॉलीमराइज नहीं हो पाती है। मिथाइल अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। तो वाइल्ड ऑफ विंटर ग्रीन एक एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्ट होता है, जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल के बीच अंतर किया जा सकता है। मिथाइल अल्कोहल गंध देता है जबकि इथाइल अल्कोहल गंध नहीं देता है। पैरासीटामोल का काम क्या होता है, बुखार को कम किया जाता है। टिंचर आयोडीन क्या होता है, एंटीसेप्टिक, जैसे बोरोप्लस क्या होता है एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में यूज होता है, उसी प्रकार से टिंचर आयोडीन भी होता है। अब जो कि फॉर्मिक एसिड एस्टिक एसिड से अधिक सबल करने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड एस्टिक एसिड से क्यों स्ट्रॉन्ग है, जरा इसका स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। HCOOH को इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड, CH3COOH को इसको कहा जाता है एस्टिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड है तो इसमें कोई आई नहीं लगता है, नो आई। आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट।
अगर सिग्मा बॉन्ड मतलब अगर सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो प्लस आई, अगर कोई सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई। और जो एसिडिक गुण होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई। जिसके पास जितना माइनस आई होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखिए इसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है ये प्लस आई की तरह बिहेव करता है। जब प्लस आई की तरह बिहेव करेगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब जिसका जितना प्लस आई उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम। यहाँ पर आ गया प्लस आई, तो प्लस आई आ गया तो एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा, कमजोर। यहाँ पर कोई आई नहीं है तो ये फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो वही सवाल हमसे पूछा गया है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल होता है, ऐसा क्यों? तो फॉर्मिक अम्ल में कोई प्लस आई प्रभाव नहीं होता है, जबकि एसिटिक अम्ल में प्लस आई के कारण अम्लीय शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय होता है, क्यों? अब देखिए जरा एनिलीन और मिथाइल एमीन को देख लेते हैं। ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर लगा होता है NH2 ग्रुप, तो इसको एनिलीन कहा जाता है। और मिथाइल एमीन है तो NH2 के साथ लगा होगा C और इसके साथ लगा होगा 3 हाइड्रोजन। तो चूंकि लोन पर इसके पास भी होता है, लोन पर इसके पास भी है, तो लोन पेयर है तो इसको भी बेस कहा जाएगा, इसको भी बेस कहा जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत होता है कि इसका जो लोन पेयर होता है, यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल, ये इसका लोन पेयर चला जाता है रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में जाने की वजह से क्या करता है कि इसका लोन पेयर बिजी हो जाता है। जब लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा तो ये लोन पेयर अपना डोनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर क्या होता है, घट जाता है। और इसका बेसिक नेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके पास फ्री लोन पेयर है। इसके पास लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका लोन पेयर चला जाता है रेजोनेंस में, जिसके वजह से एनिलीन क्या होता है, मिथाइल एमीन से लेस बेसिक हो जाता है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय क्यों होता है? तो एनिलीन के NH2 समूह के N पर मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस आर का मतलब होता है लोन पेयर रिंग में जा रहा है, माइनस आर का मतलब होता है लोन पेयर रिंग से आ रहा है। तो प्लस आर प्रभाव के कारण दान करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय है। ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से काफी कम होता है। तो चूंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जबकि अल्कोहल में पाई जाती है, जिसके कारण ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसका जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। अब फिनॉल को देख लेते हैं जरा, इसमें भी देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इसमें लग गया OH, तो इसका नाम हो गया फिनॉल। अब जैसे कि इथाइल अल्कोहल है तो CH3 CH2 OH, तो इसको कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास भी है। अब चूंकि सवाल पूछा गया है कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, ये जो फिनॉल है ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा। जब लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और जब इसका आ जाएगा माइनस चार्ज तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो मजबूरन यहाँ से हाइड्रोजन को निकलना पड़ता है। तो जो जितना जल्दी H+ दे देगा उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगा। और यहाँ पर H+ निकलता है, लेकिन उतना जल्दी नहीं निकलता है जितना जल्दी यहाँ से निकलता है, जिसके कारण ये हम कह सकते हैं कि फिनॉल जो होता है वो इथाइल अल्कोहल से, या फिनॉल जो होता है वो किसी भी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक गुण रखता है। देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल द्वारा प्रोटोन मतलब H+ त्यागने के पश्चात शेष फिनोक्साइड आयन अनुनाद मतलब रेजोनेंस द्वारा अस्थायित्व मतलब की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, इसलिए अधिक अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित को परिवर्तन करें। इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाइएगा? तो यहाँ पर इथाइल एमीन है, इसमें डाल दिया जाएगा HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पर बन जाएगा C2H5 इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन, अब इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है तो यहाँ पर C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, इसमें PCl5 डाल दिया गया तो बन गया यहाँ पर CH3 CH2Cl, और इसमें डाल दिया गया एमीन तो बन गया इथाइल एमीन। NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर Cl ग्रुप नहीं, NH2 ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर Cl का मतलब है। एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में कैसे बदलेंगे? तो एसिटिक अम्ल CH3COH है, इसमें डाल दिया गया एमीन, यहाँ पर बन गया CH3CONH2, और फिर इसमें Br2 प्लस KOH डाला गया तो यहाँ पर बन गया CH3 प्लस NH2 प्लस KBr। अब मिथाइल एमीन में चेंज करना है, मिथाइल एमीन यहाँ पर बन गया, मिथाइल एमीन चेंज हो गया। एसिटिलीन से बेंजीन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसिटिलीन जैसे कि एक रिएक्शन बड़ा ही पॉपुलर है जिसको रेड हॉट ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। रेड हॉट ट्यूब रिएक्शन,
या इसको RH की रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लेना है एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको जैसे गुजारा जाएगा रेड हॉट ट्यूब से, ये तुरंत बन जाएगा बेंजीन। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, एकदम मस्त रिएक्शन है ये। जैसे कि एसिटिलीन है, एसिटिलीन में जैसे हम इसको एसिटिलीन को जैसे हम रेड हॉट ट्यूब से गुजार देंगे तुरंत हमको बेंजीन मिल जाएगा। गजब का रिएक्शन ये होता है, ये लैब में करने के लिए देखा जाए। यहाँ पर वही एसिटिलीन लिया गया है, अब यहाँ पर केवल PD लिखा गया है। रेड हॉट ट्यूब से भी इसको गुजारा जाता है तो तुरंत बेंजीन मिल जाता है। एसिटामाइड से इथाइल एमीन कैसे बनाना है, तो इसको एसिटामाइड है CH3CONH2, इसमें इथाइल एमीन बनाना है। तो इथाइल एमीन बनाना है तो CH3, मतलब यहाँ से O हटाना है, तो O हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करना, रिडक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से O हटेगा, H आएगा तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है जिसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये किसी को भी रिड्यूस कर देगा। यहाँ से तुरंत बन जाएगा आपको इथाइल एमीन। इथाइल अल्कोहल से इथिलीन कैसे बनाएंगे, तो इथाइल अल्कोहल इंस्टोर से फोड़ देंगे तुरंत इथिलीन बन जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित व्याख्या करें। बर्नर होता है, बर्नर का उपसंयोजी संघटक, मतलब बर्नर ने क्या बोला था, तो बर्नर दो बात बोला था। एक बोला था कि धातु का दो संयोजकता होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास दो प्रकार का वैलेंसी मिलेगा। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होगा, उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होगा। यही बोला था बर्नर, यही बोला था। ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको CFT कहा जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड अबंध आयनिक होते हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य वैद्युत अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। ऋणावेशित लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में तथा उदासीन लिगेंडों को द्विध्रुव के रूप में माना जाता है। किसी विलगित गैस धातु परमाणु आयन के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर होता है, अर्थात ये अपकर्ष होते हैं। यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि धातु परमाणु आयन के चारों ओर ऋणायनों का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है। परंतु किसी संपूर्ण मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब यह ऋणावेशित क्षेत्र लिगेंड के कारण होता है तो असममित हो जाता है और डी कक्षकों को अपकर्ष अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। यह विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। बस यही होता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब डी ऑर्बिटल कैसे बढ़ता है तो जरा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल है। तो क्रिस्टल फील्ड में बोला था कि ये डी ऑर्बिटल ऐसे अपना स्प्लिट हो जाता है। डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा, दो अलग अलग भागों में स्प्लिट हो जाता है। ये डी ऑर्बिटल है, एक होता है T2G और एक होता है EG। तो इसको कहा जाता है T2G और इसको कहा जाता है EG। तो इसमें जाता है DXY, इसमें जाता है DYZ, इसमें जाता है DZX, इसमें जाता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें जाता, एक मिनट, दो ही रहेगा इसमें जाएगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें जाएगा DZ स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डी ऑर्बिटल रहेगा, लेकिन ये जब स्प्लिट होता है तो ठीक इसके उल्टा स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, जो दो रहेगा ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा और 3 वाला आ जाता है नीचे। कभी कभी ऐसे भी स्प्लिटिंग हो जाता है, ये DXY DYZ DZX और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, तो ऐसा भी स्प्लिटिंग हो जाता है। तो अलग अलग केस में होता है। और जब इस प्रकार का स्प्लिटिंग हो तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और ये होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। ये विक्टर मियर के द्वारा पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन 2022 का पूछा है। अल्कोहल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कर एल्काइल हैलाइड बनाता है। एल्काइल आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर नाइट्रो अल्कोहल बनाती है। नाइट्रो अल्कोहल को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक अल्कोहल लाल रंग का प्राप्त होता है, द्वितीयक अल्कोहल नीला रंग का प्राप्त होता है और तृतीयक अल्कोहल रंगहीन होता है। ये पूछा गया है विक्टर मियर्स विधि के द्वारा, इसको स्पष्ट करना है। तो विक्टर मियर्स विधि यही होता है, अल्कोहल को क्या करना है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराना है। जब तो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्काइल आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके नाइट्रो एल्केन बनाता है। नाइट्रो अल्कोहल को नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराया जाता है, तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो अपने आप रेड हो जाएगा, सेकेंडरी ब्लू हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है। अब हेंजबर्ग टेस्ट के द्वारा आपको बताना है कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन क्या होता है।
तो प्राथमिक एमीन अविलय एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड देती है, और जो सेकेंडरी एमीन होगा N, डाई एल्काइल बेंजीन। उसके बाद टर्शियरी एमीन जो होती है वो सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करती ही नहीं है। मतलब ये पूछा कि SN1 और SN2 से आप क्या समझते हैं। अब देखिए एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो उसको एसन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो एसन में का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और 1 का मतलब होता है इसका ऑर्डर 1 होगा। तो SN1 SN2 में अंतर है, इसका ऑर्डर होता है 1, इसका ऑर्डर होता है 2। ये बहुत तेजी से संपन्न होता है, तो ये बहुत धीरे धीरे संपन्न होता है। ये 2 भाग में बटा हुआ होता है, तो ये केवल 1 भाग में बटा होता है। बस SN1 SN2 है। बाकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, उस पर फोकस नहीं करना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये फर्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूरा बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूरा फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है, राउल्ट का नियम भी बताया गया है। धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी से सवाल पूछे जाते हैं। एल्युमिनियम के निष्कर्षण बताइए, जिंक का निष्कर्षण बताइए, कॉपर का निष्कर्षण बताइए। एल्युमिनियम का मुख्य यश का नाम लिखे तथा एल्युमिनियम के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखे। देखिएगा एल्युमिनियम का मुख्य यश क्या है, बॉक्साइट Al2O3 या इसका डायस्पोर है Al2O3H2O। क्रायोलाइट Al2O3 क्रायोलाइट Na3Al है। निष्कर्षण के सिद्धांत देखते हैं जरा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से विद्युत अपघटन से करते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न पदों में करते हैं बॉक्साइट का शोधन द्वारा। ये हॉल प्रक्रम होता है, हॉल्स मेथड होता है। इस विधि में बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ पिघलाते हैं। यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ पर ले गया है सोडियम कार्बोनेट, इसको पिघलाया जाता है, बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को फिर जल में घुलाया जाता है। जल में घुला करके इसका अशुद्धि दूर किया जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को भट्ठी में गर्म किया जाता है, निस्तापन मतलब रोस्टिंग किया जाता है इसको, तो Al2O3 बनता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और यहाँ पर एल्यूमिना मिल गया। अब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन जो यहाँ पर Al2O3 है, ये जो एल्यूमिना है, अगर इसका हम Al2O3 × 3H2 है, तो इसमें से अगर हम वाटर को हटा देते हैं तो इसको हुप विधि कहा जाता है। अब यह भी पूछा जाता है कि हुप की विधि से आप क्या समझते हैं। तथा हाल में ही विद्युत अपघटन की क्रिया आयरन के एक बड़े पात्र में कराई जाती है। इस पात्र के अंदर गैस कार्बन का स्तर लाल लगा रहता है जो कैथोड का कार्य करता है, तथा 36 भाग कार्बन छड़े होती है जो गलित विद्युत अपघटन में डूबी रहती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिना अपघटित हो जाती है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो 2Al2O3 है, इसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा एल्युमिनियम अलग हो जाएगा। तो ये हमारा एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। अब देखते हैं एल्युमिनियम का शोधन कैसे होता है। एल्युमिनियम धातु का शोधन हुप प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में लोहे के पात्र को ले जाता है जिसकी पेंदी में कॉपर तथा एल्युमिनियम के मिश्र धातु का एस्टर लगा हुआ रहता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा ग्रेफाइट की प्लेट कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। कॉपर का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखना है। जैसे कि कॉपर का प्रमुख केस कॉपर ग्लांस होता है, कॉपर पेराइट होता है CuFeS2, क्यूप्राइट होता है Cu2O। अब इसका निष्कर्षण देखिएगा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः निम्न पदों में करते हैं। पहले क्या किया जाता है, अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। अयस्क को स्टैंप मिल में महीन चूर्ण बनाकर जल से भरे टैंक में रखा जाता है और उसमें थोड़ा चीर का तेल मतलब फाइन ऑयल और पोटेशियम एथिल जेनेट मिलाकर के वायु की तेज प्रवाहित करने पर अयस्क का सांद्रित हो जाता है। अब क्या किया जाएगा, अयस्क का भर्जन किया जाएगा। अब भर्जन क्या होता है, इसको रोस्टिंग करते हैं, वायु की उपस्थिति में होता है। कॉपर पेराइट के ये किसके लिए यूज होगा, तो यह हमेशा सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है। कॉपर पेराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर कॉपर पेराइट है, इसमें O2 है, इसको गर्म किया गया, Cu2S बन गया प्लस FeS बन गया प्लस SO2 बन गया। और फिर यहाँ पर Cu2S है प्लस इसको फिर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया तो Cu2O बन गया। अब यहाँ पर FeS के साथ ऑक्सीजन को गर्म किया जाएगा तो FeO बन जाएगा।
अब यहाँ पर आएगा प्रगलन या स्मेल्टिंग। अब प्रगलन क्या होता है कि इसमें अयस्क को रेत या कोक में मिलाकर उच्च ताप पर भट्ठी में पिघलाते हैं। इस क्रिया को अर्धित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। अब प्रगलन क्या होता है आपको पता होगा कि कॉपर को जो वर्जित अयस्क होता है, जो रोस्टिंग ओर होता है, उसको कोक में मिलाकर के हाई टेम्परेचर पर भट्ठी में पिघलाया जाता है, जिसको प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पर FeS है, इसके साथ गर्म किया गया, Cu2S बन गया, फिर FeO के साथ SiO2 कराया गया, तो यहाँ पर धातुमल आयरन सिलिकेट मिलता है। अब भट्ठी के जो पेंदी होता है, उस पेंदी पर फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड का मिश्रण जमा हो जाता है, जिसे मैर कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड हो जाता है बेसमेरीकरण। बेसमेराइजेशन क्या होता है, बेसमेरीकरण सब क्या समझते हैं? तो बेसमेंट परिवर्तन इस्पात का बना होता है तथा दीवारें अग्निशण ईंटों की बनी होती है तथा दीवारों का स्तर MgO तथा CO या CiO2 का बना होता है। बेसमेराइजेशन में रिएक्शन देखिएगा, Cu2S को O2 के साथ गर्म किया जाएगा तो Cu2O बन जाएगा, और फिर Cu2O प्लस Cu का रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पर कॉपर मिल जाएगा, जो कि बेसमेराइजेशन हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। बेसमेराइजेशन के द्वारा हमें कॉपर भी प्राप्त होती है, स्लैग बाहर निकल जाएगा। और हाइबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनता है, 2022 का पूछा हुआ सवाल है। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण पर नाइट्रोजन गैस को 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम वर्धक के उपस्थिति में कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। अब ऑस्टवाल्ड द्वारा नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, तो NH3 के साथ O2 का रिएक्शन कराया जाएगा तो H2O प्लस ONO, इसके साथ बहुत हीट निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसको ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, NO के साथ O2 का रिएक्शन कराया जाएगा, NO2 बन जाएगा। NO2 को फिर H2O प्लस O2 के साथ रिएक्शन किया जाएगा, HNO3 बन जाएगा। यही होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए संपर्क विधि मतलब कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है, समीकरण के साथ लिखना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण आयरन पायराइड या सल्फर को वायु की अधिकता में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए S है प्लस O2 है, SO2 मिल गया, H2 प्लस H2 है, इसका कंबसन करेंगे Fe2O3 मिल जाएगा। SO2 का फिर O से रिएक्शन हो जाएगा तो SO3 बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का अवशोषण हो जाता है। SO3 गैस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की एक बूंदा गिरता है, जिससे SO3 क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है और वहां पर ओलियम बनता है। अब फिर यहाँ पर ओलियम को डाइल्यूट कर दिया जाता है तो यहाँ पर बन जाता है H2SO4। H2SO4 हाँ, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाइए तो यहाँ पर एक गैस होता है जिसको फॉजिन गैस कहते हैं, COOCl2, और इसके साथ H2O मिलाया जाएगा, COOS मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब एल्कोहल के साथ Cl2 कराया जाएगा तो यहाँ पर CH3CO एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर इसके साथ Cl2 का क्लोरीनेशन कराया जाएगा, तो यहाँ पर CCl3CH2 बन जाएगा, और CCl3CH2 के साथ फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराया जाएगा तो CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। एसीटोन से ब्लीचिंग पाउडर को एसीटेन से रिएक्शन, मतलब ये है एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं ब्लीच चॉक पाउडर है। क्लोराइजेशन कराया गया है। अब ये क्लोरल होता है, CCl3CO2 को क्लोरल कहा जाता है। CCl4 के साथ नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर फिर से बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म अलग अलग तरीके से बना करके दिखाया गया है। ये पहला तरीका, ये क्लोरल से बनाया गया है, CCl4 से बनाया गया है। अब बाकी मीथेन में अगर CO2 डाल देंगे तो भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अब फिर क्लोरोफॉर्म का नीचे रिएक्शन करवाया गया है। हाँ, आयरन का निष्कर्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। आयरन का मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, हेमेटाइट होता है Fe2O3, आयरन पेराइट होता है FeS2, सिडेराइट होता है FeCO3। अब क्या होता है कि लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को स्टैंप मिल द्वारा महीन चूर्ण बना लिया जाता है। सांद्रण प्राप्त महीन चूर्ण को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण कर लिया जाता है। सांद्रित अयस्क का निष्कापन तथा भचन अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। अब यहाँ पर FeCO3 है, इसको गर्म किया गया, FeO प्लस CO2 मिल गया। FeO प्लस O2 को गर्म किया गया, Fe2O3 मिल गया। अब उसका फिर प्रगलन मतलब स्मेल्टिंग कराया जाएगा। उसके बाद फिर इसको उच्चयन क्षेत्र में डाला जाएगा, जिसका ताप होता है 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस। इस क्षेत्र में अयस्क में उपस्थित को नीचे से आने वाले गर्म गैसों में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रकार प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भट्ठी के निचले भागों से आने वाली गर्म
CO गैस अयस्क में उपस्थित Fe2O3 को Fe में अपचयित मतलब ऑक्सीडाइज कर देती है। CO + O2 तो CO बन गया और इसके साथ फिर हेमेटाइट का रिएक्शन करा दिया गया तो FeO बन गया। फिर इसका रिएक्शन करा दिया गया है CO के साथ, तो यहाँ पर फाइनली हमें आयरन मिल गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? अब यहाँ से जो लोहा मिलता है उसको स्पॉन्जी लोहा कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, या कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड, जिसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो सरलतम रूप होता है उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड युक्त समूह को एल्डोज तथा कीटोन युक्त समूह को कीटोज कहा जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया इत्यादि। ओलिगोसेकेराइड मतलब जो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2 से 9 समान या भिन्न मोनोसेकेराइड में ये टूट जाता है, उसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। जैसे कि अगर डाई रहेगा तो उसमें 2, ट्राई रहेगा तो 3। डाई में क्या होगा, सुक्रोज, जैसे सुक्रोज को अगर तोड़ेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिल जाएगा। माल्टोज को अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाएगा, वो भी ग्लूकोज दोनों अलग अलग हो सकता है। अगर लैक्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिल जाएगा। और पॉलीसेकेराइड क्या है, तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड देते हैं उसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, जैसे स्टार्च हो गया। बहुलीकरण क्या है, योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण की परिभाषा दीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। तो बहुलीकरण, बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं अधिक संख्या में, कम अणुभार वाले छोटे अणुओं को मिलाने से बने होते हैं। वे सरल अणु जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है, एकलक या मोनोमर उसको कहा जाता है। जैसे इथीन से पॉलीथीन बन जाएगा। अब यहाँ पर इथीन है और O2 के साथ इसका हाई प्रेशर दिया जाएगा, तुरंत इथिलीन बन जाएगा। एडिशन पॉलीमर, वे बहुलक जिसका संश्लेषण योगात्मक बहुलीकरण द्वारा होता है उसे योगात्मक बहुलक अणु का मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र एकलक मतलब मोनोमर के मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र का n गुना होता है। ये एडिशन है, ये आपस में ऐड हो जाएगा। ये मतलब ये क्या होता है कि पॉलीमराइज जब होगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में ऐड हो जाता है, जिसको PVC कहा जाता है। इसको टेट्राफ्लोरोइथीन कहा जाता है और ये PVC है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है, टेफ्लॉन जिसको भी कहा जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के बहुलीकरण में एकलक मतलब मोनोमर के एक से अधिक अणु आपस में क्रिया कर बहुलक के साथ H2O या अल्कोहल या NH3 इत्यादि बना देंगे तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है। अब इस बहुलक का मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र, मोनोमर मतलब एकलक के अणुओं के मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र का पूर्ण गुणांक नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी बने और यहाँ पर जो भी बने दोनों का द्रव्यमान एक जैसा हो। जैसे नाइलॉन 6,6, टेरिलीन बेकेलाइट। हाँ, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, इसके जैविक कार्यों का वर्णन करें तथा DNA व वाटसन क्रिक का मॉडल प्रस्तुत करें। तो प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाई जाती है जो कि प्रोटीन तथा अत्यधिक जैविक महत्व के प्राकृतिक बहुलक है, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की पुनरावृत्ति इकाइयां न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। न्यूक्लिक जैव तंत्र में 2 प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, DNA RNA, और DNA RNA के बारे में मैंने ऊपर बता रखा है। ऊर्ज रिएक्शन क्या है, तो एक नेम रिएक्शन वाला वीडियो होगा, वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा ऊर्ज रिएक्शन। फिर रोजरमूड रिएक्शन भी मैंने आपको बताया है, कैनिजारो भी उसमें बताया गया है, हॉफमैन ब्रोमाइड भी बताया गया है, असेंडमेयर रिएक्शन बताया गया है, कोल्वेज रिएक्शन बताया गया है, कार्बिलमिन बताया गया था। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण सहित समझाइए। प्रशांतक क्या होता है, उसके बाद प्रतिहिस्टामिन क्या है, बीज संक्रामक क्या है, दर्दनाक प्रतिरोधी प्रतिजैविक कृत्रिम मधुरक। तो प्रशांतक वे औषध जो अवसाद तथा मानसिक अवसाद तथा तनाव दूर करने में प्रयोग किया जाता है उसको प्रशांतक मतलब ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाता है। जैसे बर्ब्यूट्रिक एसिड या ल्यूमिनल। प्रतिहिस्टामिन क्या होता है, मतलब एंटीहिस्टामिन क्या होता है, औषध हिस्टामिन जो शरीर की विशेष प्रकार की कोशिकाओं में एलर्जिक अभिक्रियाओं के दौरान स्रावित होता है तथा उसके प्रभाव को निष्क्रिय करता है, उसको प्रतिहिस्टामिन मतलब एंटाहिस्टामिन कहते हैं। जैसे हिस्टिडीन हो गया, हिस्टामिन हो गया। अतः औषध जो शरीर में हिस्टामिन के प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं उसको प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। जैसे कि डाइफिनाइल हाइड्रामीन, क्लोरोफेनिडामिन इत्यादि। बीज संक्रामक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं तथा जीवित ऊतकों को भी क्षति पहुंचाते हैं उसको बीज संक्रामक कहते हैं। इसका प्रयोग केवल नॉन लिविंग पदार्थों पर किया जाता है, जैसे कि फिनाइल हो गया, फिनॉल हो गया। दर्दनाशक क्या है, औषध जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन, असमन्वय का
पैरालाइज्ड या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव को दर्द को कम करती है, जिसको हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक होता है नार्कोटिक और एक होता है नॉन नार्कोटिक, जिसको अनिंद्रकारी कहते हैं या निंद्रकारी। मतलब नार्कोटिक और डिफरेंस देख लेते हैं। नार्कोटिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नॉन नार्कोटिक का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। अति लोकप्रिय अनिंद्रकारी दर्दनाक है नोवल्जीन, ड्यूटाजेलिडीन, एम्यूनोपायरिन, सेरिडीन, एनासिन आदि भी अनिंद्रकारी दर्दनाशक है। अब ये जो है ये लेप्रोपेक्सिन, पैरासीटामोल ये सब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन नार्कोटिक। मतलब इसको अगर लेने से, मतलब इसका अगर हम यूज करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं होगा, लेकिन जो नार्कोटिक है उसको लेने से नशा होता है। औसत जो सूक्ष्म मात्रा में प्रवेश कराई जाती है तथा दर्द कम करती है तथा निद्रा उत्पन्न करती है, जैसे कि बहुत ऐसा दवा हो जाए जैसे कि मॉर्फिन हो गया, और मॉर्फिन लेने से नशा आता है जिसको नार्कोटिक कहता है, जैसे कि हेरोइन हो गया। प्रतिरोधी क्या है, ये रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिरोधी कहलाता है। सेप्टिक शब्द ग्रीक भाषा के सेप्टिक से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है शोधन करने वाला, तो प्रतिरोधी को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक शब्द एंटीबेसिस शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है योग्यता की उत्तरजीविता, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी बिना स्वयं को नष्ट किए अन्य जीवधारी को नष्ट कर देता है उसे प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हुए नष्ट कर देते हैं। कृत्रिम मधुरक मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। चीनी एक प्राकृतिक मधुरक है जो हमारे शरीर की कैलोरी पूर्ति में वृद्धि करती है, जिससे शरीर का वजन बढ़ता है। मधुमेह रोगी रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ा देती है। कृत्रिम मधुरक का प्रयोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही आंतरिक कैलोरी को बढ़ने देती है, जैसे सैक्रिन, एलिटेम, एस्पार्टम इत्यादि। फिर व्याख्या करना है। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, PCl5 मिलता है लेकिन NCl5 नहीं मिलता है। कारण क्या है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। पी ब्लॉक पी के पास D सबसेल होता है लेकिन N के पास नहीं होता है, जिसके कारण ये पेंटावैलेंट होता है, ये पेंटावैलेंट नहीं होता है। मतलब लिखिए कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। अब फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है जबकि अन्य नहीं करता है। तो चूंकि फ्लोरीन इस समूह में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसलिए केवल हमेशा -1 को ही शो करते हैं। -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, -1। कमरे के ताप पर H2S एक गैस है जबकि H2A एक लिक्विड है। कारण क्या है कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है लेकिन H2O में बन जाता है। अक्रिय गैस मतलब जो इनएक्टिव गैस होते हैं वो मोनोएटॉमिक क्यों होता है। तो अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन को संख्या 0 होती है, इसलिए अक्रिय गैस मोनोएटॉमिक होता है। अब फूलों का CO2 से निरंजन अस्थायी होता है, जबकि SO2 से विरंजन करते वक्त फूल पुनः रंग प्राप्त होता है। मतलब अगर फूल के पास क्लोरीन गैस लेकर के चले जाते हैं तो फूल मुरझा जाता है, मतलब उसका रंग जो होता है वो उड़ जाता है, फूल कलरलेस हो जाता है। और वही अगर फूल के पास SO2 लेकर के चले जाएंगे तो फिर से उसके पास कलर हो जाता है। ऐसा क्यों? तो क्लोरीन रंगीन पदार्थ का विरंजन ऑक्सीकरण से करती है, अतः विरंजन क्रिया अस्थायी होती है, जबकि SO3 विरंजन उपचयन द्वारा करती है, अतः विरंजित पदार्थ वायु की उपस्थिति में पुनः ऑक्सीकृत होकर अपना रंग प्राप्त कर लेती है। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सभी समूहों से अधिक होती है। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी उच्च होती है तथा स्वयं उपचयित होकर दूसरे पदार्थ को शीघ्रता से ऑक्सीकृत कर देते हैं। H3PO3 डाइप्रोटिक या द्विक्षारकीय, मतलब ये डाई बेसिक है। देखिए बेसिक, मोनोबेसिक, डाई बेसिक क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये H3PO4 है तो पूछा जाता है कि ये बताइए मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा OH, इसके पास आ जाएगा OH। इसके पास जितना OH ग्रुप होगा उतना उसको बेसिक कहा जाता है। जिसके पास 3 OH है तो उसको कहा जाता है ट्राई बेसिक। अब पूछा है H3PO3, तो P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर आ गया H। तो H3 अब PO3, जिसके पास OH ग्रुप 2 है जिसके पास हो गया डाइबेसिक है। तो सिंपल सा कारण है, इसको डाइबेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 होता है। अगर H3PO2 का बात कर दे तो ये ऐसे बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H, ये हो जाएगा मोनोबेसिक क्योंकि इसके पास एक ही OH ग्रुप है।
कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, जबकि सिलिकॉन एवं पैलेडियम को 2 भी होती है। रीजन पूछा हमसे, कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है तथा इनका आकार छोटा होता है, जिसके कारण उनकी संयोजकता भी जिसके कारण उसकी संयोजकता 2 भी होती है। BCl लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? BCl3 है क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें ये अपने लोन पेयर को रख सकता है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट क्या है? पी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब समूह में पी ब्लॉक तत्व द्वारा प्रदर्शित उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के समान होती है, जो H तथा P के योग के बराबर होती है, परंतु कुछ तत्वों अन्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं जो समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 कम होता है, जिससे पी इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव मतलब इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट कहते हैं। जैसे बहुत ऐसे एलिमेंट होते हैं जो +5, +3, +1 को शो करते हैं। सल्फर है तो +6 को शो करेगा, +4 को शो करेगा, +2 को शो करेगा, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होता है 2 का। क्लोरीन है तो +7, +5, +3, +1, इसको कहा जाता है इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से ज्यादा इसलिए होता है कि फ्लोरीन का कम इसलिए होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। कारण क्या होता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज एकदम परफेक्ट होता है। क्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख लेता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं रख पाता है। कैडमियम +2 का लवण सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कंप्लीट डी ऑर्बिटल होता है। अब H3PO4 को बताया गया है कि ये अकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, जबकि H3PO4 है पीएच बॉन्ड होता है। एक मिनट, अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए। HF का अम्लीय शक्ति HI से कम होता है। देखिए स्टिक पाउंड, जो जितना जल्दी H+ देगा उसको उतना ही अच्छा एसिड कहा जाता है। अब जैसे HI है, HI का बॉन्ड, फिर बात कर लेते हैं HBr, फिर बात करते हैं HCl, और फिर बात करते हैं HF। तो HF का बॉन्ड सबसे छोटा है, इसका बॉन्ड सबसे छोटा है तो इसका बॉन्ड सबसे बाद में टूटेगा, और इसका बॉन्ड सबसे बड़ा है तो ये जल्दी H+ देगा। उसके बाद ये देगा H+, उसके बाद ये देगा H+। चारों दे रहा है, लेकिन सबसे पहले H+ कौन दे रहा है? ये दे रहा है, ये सबसे अच्छा एसिड होगा। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है? तो गर्म करने पर ओजोन आसानी से विघटित होकर ऑक्सीजन देती है, नवजात ऑक्सीजन के साथ साथ अस्थायी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेती है, जिसके कारण इसको प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं। NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है लेकिन PH3 नहीं बनाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं, इसलिए NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता है। NH3 क्षारकीय है जबकि PH3 दुर्बल क्षारक है। मतलब ये बेस है, बेस ये भी है लेकिन ये वीक बेस है, ऐसा क्यों? नाइट्रोजन परमाणु का आकार फास्फोरस के अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण NH3 के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए वह फॉस्फीन से अधिक क्षारक होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? समझाइए। अक्रिय गैसों के अंदर और बाहर के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है। SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ईंधनों के दहन के दौरान वातावरण में मुक्त होती है। उपस्थित H2O अणु ऑक्सीजन से जुड़कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यह अम्ल विषैली प्रकृति होने के कारण वायु प्रदूषक बनती है। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे बनता है? COOCl2 है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ऊपर भी कहीं आया था क्या? COOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है और उसके साथ HCl मिला दिया गया है, बन जाएगा यहाँ पर Cl2। आई थिंक ऊपर भी आया था जिसको मैंने कुछ और नाम दे दिया था। अगर ऊपर मैंने कुछ और बोला होगा तो आप वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर उसको ब्लीचिंग पाउडर ही कहा जाएगा। NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है। कारण क्या? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसमें नहीं बनता है। अक्रिय गैसों में केवल X ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्योंकि ये इसका आकार बड़ा होता है, आयोनाइज होता है, जिसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसलिए जाकर के ये मतलब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाकर के अयुग्मित हो जाता है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, इसलिए X केवल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है। वर्ग पिरामिडल स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, जरा देख लेते हैं। XeO4 है, XeOF4। अब इसमें पहले TH निकालते हैं तो 1/2 सेंट्रल एटम है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 और इसके पास कोई चार्ज नहीं है। और मोनोवैलेंट एटम है 4
तो 8/4 कितना 6, तो इस पे 3d2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x2 इस प्रकार से बनेगा। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर जाएगा लोन पेयर, यहाँ पर जाएगा लोन पेयर। तो इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि शेप लिखते समय लोन पेयर का ध्यान नहीं दिया जाता है, वही वर्ग पिरामिडल लिखा हुआ है। संश्लेषित रबर क्या है, इसका उदाहरण दें। तो ऐसा रबर जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उसको संश्लेषित रबर कहा जाता है। क्या होता है जब ये भी रिएक्शन काफी पॉपुलर होता है, जब इसी सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है। जब एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया करता है तो आयोडोफॉर्म का निर्माण करता है, ये लिखा हुआ है। मतलब ये क्या होता है, जब सब रिएक्शन लिखा हुआ है, सब नेम रिएक्शन से जाता है, सब नेम रिएक्शन क्लियर, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ये पाई बराबर CRT पर कुछ न्यूमेरिकल है, बाकी यहाँ पर ये टोटल न्यूमेरिकल है। सो चलिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिया सब्जेक्टिव। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, किसी नए चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।